हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे जेके एसएसबी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, इनकी क्या स्ट्रेटजी रही ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस और क्या टिप्स ट्रिक्स हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकें। इनका जो रैंक है वो सेकंड सीरियल नंबर अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, अपना इंट्रोडक्शन पहले बता दें। जी सर मेरा नाम अंकुर मनिहाल है और मैं बेसिकली मनवाल जम्मू की रहने वाली हूँ और मैंने फार्मेसी की हुई है जम्मू यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जेके एसएसबी में, आपका टॉप नंबर आ रहा है। तो जी अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, आपने कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, या आपका पहला एग्ज़ाम था कि पहले अटेम्प्ट में किया, या आपका दूसरा एग्ज़ाम था? जी सर, फार्मेसी जो स्ट्रीम थी उसका मेरा ये पहला ही एग्जाम था। इससे पहले मैंने बाकी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स दिए थे, लेकिन जो अपना जो फील्ड था, जैसे मैंने फार्मेसी का कोर्स किया है, तो उस फील्ड में ये मेरा पहला ही एग्जाम था। तो इसके लिए सर मैंने पहली तो सबसे पहले जो मेरा सिलेबस था, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से रीड किया कि हुँ, क्या-क्या वहाँ पे नीड्स हैं, सिलेबस किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, कहाँ पे मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ सेक्शंस थे जिनके मार्क्स वेटेज ज़्यादा थी, कुछ सेक्शंस के कम थे, हुँ, तो हुँ, जिनकी वेटेज ज़्यादा थी पहले उन पे ज़्यादा फोकस किया। और इसमें क्या था कि जैसे बहुत अलग-अलग डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स थे, तो इन हुँ, सब के लिए बहुत अलग-अलग बुक से रेफर करना पड़ता था। तो उसके बिल्कुल। लिए मैंने कोई एक बुक तो थी नहीं कि एक ही बुक से सारा पढ़ लिया, तो मैंने हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर जो बुक्स थी उनसे ही पढ़ा। मैंने किसी जैसे कोई एग्ज़ाम सेंटर्ड बुक्स आती हैं कई बार मार्केट में, तो उसमें बहुत लिमिटेड दे रखा होता है मटेरियल। अच्छा, बट अच्छा। आजकल का जो एग्जाम आता है वो उस एक बुक से कवर नहीं होता। तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अलग बुक रेफर की। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए जो अलग से एनाटॉमी फिजियोलॉजी थे, उसकी बुक्स पढ़ी। और कुछ मैंने अपना 11th-12th, क्योंकि मेरी 11th-12th में बायो थी, तो मैंने उसमें भी 11th-12th के अपने नोट्स थे, उससे भी थोड़ा बेसिक्स उसी से पढ़ा मैंने। क्योंकि पहले बेसिक्स से पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा हाई लेवल का हमें समझ में आएगा। तो अगर बेसिक्स आपके अच्छे नहीं है तो हाई हुँ, लेवल का पढ़ने पे कोई फायदा नहीं है। पहले बेसिक्स को ब्रश अप करें, फिर हाई लेवल का पढ़े। और उसके अलावा कुछ नर्सिंग के टॉपिक्स थे, तो वो मैंने नर्सिंग की जो बुक्स थी बीएससी नर्सिंग की, उनमें से रेफर किया था। ज़्यादातर मैंने नेट से ही ढूंढी थी, क्योंकि सारी बुक्स तो ले पाना पॉसिबल नहीं था, कुछ बुक्स तो मार्केट में मिलती भी नहीं। तो जो जितना हो सका मैंने नेट से मटेरियल निकलवाने की कोशिश करी। और कुछ उसमें हुँ। फर्स्ट एड के टॉपिक्स थे, तो उसके लिए मैंने जो फर्स्ट एड की ऑफिशियल जो मैगजीन्स निकलती हैं, उसमें से पढ़ा था फर्स्ट एड के जितने भी अ, उसमें टॉपिक्स थे, लाइक ब्लीडिंग वगैरह और फ्रैक्चर्स वगैरह, वो सब मैंने उसी से पढ़े थे। अच्छा, ये बताएँ मुझे, जब आपका एग्ज़ाम जब आप देने गई थी, तो क्या जी लग रहा है आपको, कैंडिडेट्स कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं जब वो एग्ज़ामिनेशन में होते हैं? जी कहीं मतलब जी कुछ कुछ कैंडिडेट्स का ये होता है कि वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जी जिसकी वज़ह जी से जो उनको नेगेटिव मार्क्स फिर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे जी। में? हाँ, बेसिकली हमारा जो मेरिट है उसी वज़ह से कम हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारा कम अटेम्प्टेशन है, तो उस चक्कर में हम लोग वो क्वेश्चंस भी मार्क करके आ जाते हैं जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता, और उनकी वज़ह से हमारे नंबर कट जाते हैं और हमारा जो मेरिट है वो कम हो जाता है। तो उस मामले में यही कहूँगी कि बेसिकली पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो जिनका आपको 100% श्योर है कि यही आंसर है। हुँ, और थोड़ा बहुत गेस वर्क तो करना पड़ता है, बट वो गेस वर्क जो है वो सिर्फ गेस नहीं, उसके पीछे कुछ थोड़ा लॉजिक होना चाहिए। जैसे हुँ। एक क्वेश्चन था, मुझे याद है, एक क्वेश्चन था उसमें हमें पूछा गया था विच इज द विच स्टेट विल बी द यार्डस्टिक फॉर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अवर कंट्री। तो उसमें कुछ 3-4 स्टेट्स के ऑप्शन थे। तो हुँ, हुँ। जैसे तमिलनाडु थी, केरला था। तो अब उस चीज़ में हमें गेस लगा सकते हैं कि हाँ, एक तो ये स्टेट है जो हमेशा हेल्थ के मामले में टॉप पर आती है। तो हुँ, यार्डस्टिक मतलब वो हेल्थ के कनेक्शन में ही पूछा होगा कि कौन-सी स्टेट हुँ, में हेल्थ कंडीशन सबसे अच्छी हैं। तो हुँ। वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का गेस वर्क अगर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका लॉजिक ठीक जा रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चन में गेस लगाओ। बस ज़्यादा अटेम्प्टेशन करने के चक्कर में जितने में आपने सही अटेम्प्ट किया है, उसको मत खराब करना है, ये चीज़ करनी है। थोड़ा-सा बैलेंस मतलब बनाना ज़रूरी है। सही बात। तो मुझे बताएँ, जो आपकी पढ़ाई होती थी, वो आपका टाइम जी, टेबल मुझे बताएँ, क्या हो था आपका टाइम टेबल? जी। जी सर, जैसे कि उस टाइम पे कोविड था,
तो घर पे ही पढ़ते थे। उससे पहले मैं लाइब्रेरी जाती थी। तो हम्म। अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ सकता है तो मुझे लगता है लाइब्रेरी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। वहाँ जाके आप पूरा दिन का अपना टाइम टेबल बना लें, जो जो टॉपिक्स हैं वो सिलेक्ट कर लो और उस दिन में उतने टॉपिक्स कवर करने ही करने हैं। तो मैं उस टाइम पे घर पे थी, तो मेरा ये था कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ती थी, सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठती थी। बट सुबह उठने के बाद जैसे कि अपना थोड़ा काम वाम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद फिर मैं दिन को कुछ टॉपिक्स, मेरा ये था कि मैं रोज कम से कम भी 3 जो अलग-अलग उसमें सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि वो सिलेबस हमारा सब्जेक्ट वाइज डिवाइड था। तो मैं एक सब्जेक्ट को एक बार में नहीं पढ़ती थी। मैंने 3-3 डेज़ मतलब 3-3 टॉपिक्स, 3-3 सब्जेक्ट्स पर डे रखे थे कि आज मैं इन 3 सब्जेक्ट्स के 1 या 2 टॉपिक करूँगी। इस तरीके से मैं पढ़ती थी, ताकि बोर ना हो जाए ना। जैसे एक ही अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर हम पूरा दिन वही पढ़ेंगे तो वो बोर हो जाएँगे। तो हम 2-3 सब्जेक्ट, जैसे एक नर्सिंग का टॉपिक कर लिया, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कर लिया। अगर कोई टॉपिक छोटे-छोटे हैं तो उसके 2 टॉपिक्स कर लिए। तो दिन को पढ़ती थी और रात को पढ़ती थी। और फिर मैं क्या करती थी कि हफ्ते में या 4 दिन में जितने मेरे टॉपिक्स होते थे, मैं एक बार उनको रिवाइज़ करती थी और उनके एमसीक्यू सॉल्व करती थी। अच्छा। और मेन मेरा मतलब मेरा जो एक, आप बोलो कि एक शॉर्ट अगर ट्रिक ही समझ लो, मेरा ट्रिक भी नहीं, अगर एक लाइन में मैं गाइडेंस बोलूं कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने की, वो यही है रिवीजन। मैंने इससे पहले भी दिए थे, बट जो कि मतलब फार्मेसी से नहीं थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन एग्जाम्स के और इन एग्जाम्स में डिफरेंस यही था कि मैंने इस एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा की थी और मैंने कोशिश की थी कि मेरा जो सिलेबस था वो एग्जाम से पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको ना सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। जैसे एग्जाम डेट पास आ गई है लेकिन अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। उस केस में फिर क्या होता है कि जितना हमने पढ़ा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा, जैसे आपको पता था कि बीच में पहले एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, फिर अचानक से डेट शीट आई। बट मेरा ये था कि जब डेट शीट भी आई थी तो मेरा उसके कुछ दिनों में ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और बाकी के जो दिन थे मैंने कोशिश की कि कम से कम भी एग्जाम से पहले 3-4 बार में रिवाइज कर लूँ अपना हर एक टॉपिक। और एक बार जब मेरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो गया था, फिर मैं हर टॉपिक्स के एमसीक्यूज ही सॉल्व करती थी बेसिकली, ज्यादा से ज्यादा। सही है। तो मुझे बताएं आपका तो बुक्स कौन सी कंसल्ट ज़्यादातर आपने की इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई जी करने के लिए, या आप जी रिकमेंड क्या करना चाहेंगी बाकी कैंडिडेट्स, नर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको, अगर आप कोई सजेशन देना जी चाहेंगी कोई बुक्स, वो आप बता दें। जी जी बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि देखो, सबसे पहले है कि बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बेशक साइंस बैकग्राउंड से हैं लेकिन कुछ बेसिक्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको एक बार ब्रशअप करना बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ब्लड का पीएच कितना हो गया या फिर नंबर ऑफ बोन्स कितनी है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनसे शुरुआत करें, क्योंकि जब हम कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हम जब मैंने पढ़ना शुरू किया था मुझे लगा शायद पता नहीं कितना टफ जाएगा एग्जाम का लेवल, आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने देखा था कि एग्जाम किस जो क्वेश्चन पेपर था वो किस तरीके से था। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। कई बार हम सिर्फ टफ पढ़ने के चक्कर में बेसिक्स हमारा छूट जाता है, तो वो बेसिक हम जो है उसको रहने देते हैं, वो फिर हमारा उसकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे मैंने अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, मैंने पहले 11th के ही नोट से पढ़ा था। उसके बाद मैंने एक रॉस एंड विल्सन की कोई बुक आती है, वो थोड़ी ज्यादा हाई लेवल की है, वो एक्चुअली हमारे डिग्री लेवल की है। तो उससे मैंने थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि नहीं इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा फिर मैंने पढ़ा। बट बेसिक मैंने उसका जो 11th-12th में टॉपिक्स कवर होते थे, जैसे जितना सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, वो पढ़ा। और नर्सिंग के लिए मुझे लगता है कि कोई भी बेसिक नर्सिंग की कोई भी बुक आप ले लीजिएगा ना, आप उसमें से आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग से क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा डेप्थ से नहीं आएंगे। क्योंकि बेसिकली नर्सिंग में जो है वो यही है कि जैसे स्टेप्स थे, बेडिंग के स्टेप्स थे, तो वो मैंने स्टेप्स पढ़ लिए। उसमें से कुछ जो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था तो वो मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख ली उसकी। और कुछ टॉपिक्स फार्मास्यूटिक्स के थे, तो उसके लिए तो सिंपल वो थे, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पढ़ने थे, वो मेथड्स पढ़ने थे। तो इस तरीके से मैंने हर टॉपिक का अलग अलग से मतलब सर्च करके करा था। और एक इसमें था ऑपरेशन ओटी का, ये भी एक था पोर्शन। तो उसके लिए मैंने एक बुक रेफर की थी, वो थी पॉकेट गाइड टू द ऑपरेटिंग रूम। वो बुक, मुझे लगता है कि उस बुक में मुझे सारा सिलेबस जितना भी ओटी का था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं उन्हें ये वाले टॉपिक्स नहीं मिलते इतनी आसानी से। तो ये एक बुक है, कोई जेपी पब्लिकेशंस की बुक है। इस बुक से मुझे उसका सारे टॉपिक्स मिल गए थे। और उसमें बेसिकली क्या चीज थी,
कई बार हमें लगता है शायद उसमें पूरी ट्रे हमें याद करनी है, बट उसमें पूरी ट्रे नहीं, हमें मैक्सिमम जो मेन मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हर सर्जरी के लिए, जैसे कि अगर बोन की सर्जरी है तो बोन सर्जरी में स्पेशली कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनका नाम याद करना है। और इसके रिगार्डिंग मुझे यूट्यूब में भी काफी सारी वीडियोस जो थी वो मिल गई थी इसके रिगार्डिंग, और मैंने उन वीडियोस को बार बार देखा क्योंकि इतने सारे नाम थे इंस्ट्रूमेंट्स के और वो याद नहीं रहते थे। तो मैंने बड़ी बार क्या किया कि जो जो वीडियोस मुझे ठीक लगी हर ट्रे के लिए, जैसे कि गायनिक की कोई ट्रे हो गई और जितनी भी ट्रे थी, मैंने उन सब की एक एक वीडियो जो मुझे सफिशिएंट लगी वो मैंने सेव करके रखी और मैं बार बार उनको रिपीटेडली देखती थी, क्योंकि उसमें नाम के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट की फोटोज भी दिए होते थे, तो वो दिमाग में बैठ जाती था। और बस इतना ही रहा। और कुछ, हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे उसमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पूछा था, और अलग अलग वेरियस ये हेल्थ डिपार्टमेंट्स के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में पूछा था, और ये डायरेक्टर हेल्थ के बारे में पूछा था। तो इसके लिए मैंने जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उनको मतलब पढ़ा था। कहीं पे उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे याद है, वो 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन भी कुछ उसने पूछा था कि किस प्लान में हेल्थ सर्विसेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो उसके लिए मैंने वो गवर्नमेंट के प्लान्स भी पढ़े थे। और एक जगह पे उन्होंने पूरा जो हेल्थ का हमारा जो सिस्टम आज तक हिस्ट्री, जब हमारी कंट्री एस्टेब्लिश्ड मतलब उसको आज़ादी मिली उसके बाद से लेके अब तक जो जो हमारी कंट्री में हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, तो उसके लिए भी मैंने वो ज़्यादातर गूगल से ही सर्च किया था कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे हेल्थ सिस्टम में, और जो कमेटीज पूछी गई थी उन कमेटीज के बारे में और उन कमेटीज के जो स्टेप्स थे उनके बारे में पढ़ा। तो वो इंटरनेट काफ़ी हेल्पफुल रहा था इस पूरे तो क्या में। कहना चाहेंगे लास्ट पे, जो हम आप जो व्यूअर जो भी सुन रहे हैं आपकी बात को, जी कुछ कैंडिडेट्स एक तो एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ जी कैंडिडेट्स डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि फेलर होता है जी उनकी जिंदगी में, तो उनको जी क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा मोटिवेशन आप उनको प्रोवाइड करना चाहेंगे कि जेके एसएसबी को किस तरह से क्रैक किया जाए, और उनके लिए कोई जो आप बताना चाहेंगे वो आप रख लें अपनी बात। जी। देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो जब तक हम एग्ज़ाम फेस नहीं करें वो चीज़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। हमें नहीं पता पेपर का लेवल कैसा होगा। लेकिन आजकल जेके एसएसबी जो भी पेपर डाल रही है, उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं, कुछ बहुत टफ भी होते हैं। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमारी जो पढ़ाई है वो बेसिक से स्टार्ट होनी चाहिए और हायर लेवल तक हमें थोड़ा पढ़ना है। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी मिक्स्ड टाइप की ये लेवल होता है। उसमें ये नहीं कि पहले की तरह की आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें तैयार रहना है कि पेपर टफ भी हो सकता है, बहुत ईज़ी भी हो सकता है। तो हमें अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है कि हम हायर और बेसिक दोनों लेवल का एग्ज़ाम फेस कर सकें। और दूसरी जो स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए बहुत काम आई थी वो कि मैंने टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट किया। क्योंकि अगर हम सिलेबस पहले नहीं कंप्लीट कर पाते, हमने हर टॉपिक को सिर्फ एक ही बार पढ़ा है, तो वो एक बार पढ़ने से कोई टॉपिक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। जब तक हम अपने सिलेबस को एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 3 बार रिवाइज ना करें, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। हमें बस ये सोच के चलना है कि हमें अपना हर दिन का इतना टारगेट रखना है, इतने टॉपिक्स हमने रोज के पढ़ने हैं, और जो भी हमारी एग्जाम डेट है उसके कम से कम भी 20 दिन या महीना पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, ताकि जो बचे हुए दिन हैं उसमें हम रिपीटेडली रिवीजन कर सकें। फिर हम खुद को सेल्फ एनालाइज करते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है जो हमें याद में रह रहा है, ध्यान में रह रहा है, जो टॉपिक नहीं ध्यान में रह रहा है उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अच्छा, कहीं से अगर एमसीक्यूज मिलते हैं तो वो ढूंढ लो, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्स हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई एसएससी का एग्जाम है तो उसके एमसीक्यूज हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे नेट पे। बट जैसे जेके एसएसबी का खास करके जो ये फार्मेसी का एग्जाम है, इसका हमें मतलब एक पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते थे कि हम एक एक टॉपिक का अलग अलग से एमसीक्यूज निकाल कर वो सॉल्व करते थे। उससे एक एनालिसिस हो जाता है कि हमें उस टॉपिक के रिलेटेड कितनी नॉलेज है। तो अगर हमें लगता है कि हमें इसकी नॉलेज थोड़ी कम आ रही है, अभी इतना नहीं हो रहा है, तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे और हमारे पास टाइम होगा। बट अगर हमने एंड तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया तो फिर हम कैसे, हमें पता चलेगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। थोड़ा बहुत डर मेरे मन में भी था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा बस ये था कि मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया और जितना हो सकता था मैं रिवाइज करती थी। कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जिसको एंड तक, मतलब एग्जाम में जाने से पहले भी मैंने काफी बार पढ़ा, जो मेरे को लगता था कि ये मेरे को इतना नहीं अच्छे से आ रहा है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फुल मतलब इतना आएगा, बट फिर भी हो ही गया। चलो, शुक्रिया, आपने अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिया। जी, आपकी बातों से बाकी कैंडिडेट्स भी मोटिवेट हो जाएंगे
कि जी, किस तरह से बिल्कुल। जेके एसएसबी जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको किस तरह जी, से क्रैक किया जाए। जी, जी, शुक्रिया आपका। जी।